हेलो फ्रेंड, मैं अक्षय कुमार डेंडवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपन लोग राजस्थान शिक्षक एग्जाम के रिगार्डिंग अपनी बातें कर रहे थे, जिसके अंदर अपन लोगों ने एक क्लास की पॉइंट की कंप्लीट कर ली थी। ये अपनी सेकंड क्लास रहने वाली है की पॉइंट के रिगार्डिंग। सो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। कि आपका जो ईपीआई है यानी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है वो कब लॉन्च हुआ था। तो वो आपका लॉन्च हुआ था 1978 को। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है वो कब लॉन्च हुआ था। एक क्वेश्चन तो ये बनता, तो आपका राइट आंसर किसके पास चला जाएगा? आपका राइट आंसर चला जाएगा 1978 को लॉन्च हुआ था। देन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जो आप एक्सपेंडेड डेट ऑफ इम्यूनाइजेशन एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन बता रहे हो जो 1978 को लॉन्च हुआ था, वो किसने लॉन्च किया था? तो किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। फिर 1985 में आपका जो ईपीआई था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया? यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इसको क्या कर दिया गया? कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ से दो क्वेश्चन अपन ने बने हैं। जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन ईपीआई है उसकी डेट से कि भाई ये कब लॉन्च हुआ था, तो 1978 को लॉन्च हुआ था। फिर आपका जो यूपीआई है, यूपीआई आपका लॉन्च हुआ था 1985 के अंदर। ये बात आपको समझ में आ गई। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो मिशन इंद्रधनुष है वो कब लॉन्च किया गया था। तो मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ था दिसंबर 2014 को। ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ये मिशन है वो लॉन्च हुआ था। इसका लॉन्च करने का जो मेन गोल था वो ये था कि भाई जो कम्युनिकेबल जो इम्यूनाइजेशन है वो सभी तक पहुंचना चाहिए, मतलब सभी को इम्यूनाइजेट करना है। इसका यही टारगेट था कि सभी को इम्यूनाइजेशन है वो किया जाना चाहिए। इसका ये टारगेट था कि सबको अपन इम्यूनाइजेशन के अंदर कवर करें। ये इस मिशन का जो टारगेट था। ठीक है फ्रेंड। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो आपका निकल के आ रहा है हेल्थ प्लानिंग इन इंडिया। कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी हेल्थ प्लानिंग आई है। तो इसके अंदर अपन जो फर्स्ट पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आपका कमिटीज। तो फर्स्ट जो कमेटी आती है वो आपकी आती है भोर कमेटी। तो भोर कमेटी की बात करें तो भोर कमेटी से जो फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है वो आता है इसके चेयरमैन से। किस भोर कमेटी के चेयरमैन कौन थे। तो आपको भोर कमेटी के चेयरमैन की अगर बात की जाए तो सिंपल सी बात है, भोर कमेटी के चेयरमैन का नाम, चेयरमैन का जो नाम था उसी के ऊपर इसकी जो कमेटी है उसका नाम रख दिया गया। मतलब सर जोसेफ भोर है वो इसके चेयरमैन थे। तो डायरेक्टली कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि भोर कमेटी है उसका चेयरमैन कौन था, वरना तो आप बता दो कि भाई सर जोसेफ भोर है उनके चेयरमैन थे। आपसे पूछा जाएगा कि हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल जो कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे। यहां पर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो भोर कमेटी है उसी को अपन हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी के नाम से जानते हैं, जिसके चेयरमैन कौन थे? जिस चेयरमैन सर जोसेफ भोर थे। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये क्लियर होता है। देन इसकी लॉन्चिंग ईयर से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि ये जो भोर कमेटी है वो कब लॉन्च हुई थी। तो भोर कमेटी आपकी 1946 को लॉन्च हुई थी। कब लॉन्च हुई थी? 1946 को आपकी भोर कमेटी है वो लॉन्च हुई थी। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हर एक लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। देन जो क्वेश्चन बन के आता है वो आता है रिकमेंडेशन से, कि जो भोर कमेटी थी उसने क्या सुझाव दिए। तो एक इसने शॉर्ट टर्म जो गोल डिसाइड किए थे, एक लॉन्ग टर्म दिए थे। तो शॉर्ट टर्म में इसने बताया था कि जो पीएससी है, जो एक पीएससी है वो 40,000 की पॉपुलेशन को कवर करेगी अकॉर्डिंग टू भोर कमेटी। देन कहा कि एक पीएससी के अंदर जो बेड कैपेसिटी होनी चाहिए वो 30 बेड की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये तो इसके शॉर्ट टर्म गोल थे। देन अगर अपन बात करें इसके लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर, तो लॉन्ग टर्म गोल में इसने बताया था कि जो एक पीएससी है उसके अंदर 60 से 70 बेड होने चाहिए। ये तो इसने पीएससी के बारे में बता दिया। देन इसने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में बताया कि एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 650 बेड होने चाहिए। देन इसने बताया कि जो रीजनल हॉस्पिटल उसके अंदर 2300 से 2500 बेड होने चाहिए। और नेक्स्ट जो रिकमेंडेशन दी कि आफ्टर एमबीबीएस करने के बाद 3 मंथ की अपन ट्रेनिंग और रखेंगे, जो कम्युनिटी ट्रेनिंग अपन देंगे। कम्युनिटी ट्रेनिंग देनी है, जो एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद जो डॉक्टर्स आते हैं उनको जो कम्युनिटी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है। इस कमेटी के अंदर से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन ही बनते हैं आपके। फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो चेयरमैन से बनता है। देन आपके इसकी लॉन्चिंग ईयर से बनता है।
देन इसके अदर नेम से बनता है। तो भोर कमेटी कब लॉन्च हुई थी? 1946 के अंदर लॉन्च हुई थी। चेयरमैन की बात करें तो सर जोसेफ भोर इसके चेयरमैन थे, और किस नाम से जानी जाती है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी के नाम से ये जानी जाती है। तो ये 3 क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं। देन अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो देन नेक्स्ट आपकी जो कमेटी आती है वो कौन सी आती है? नेक्स्ट आपकी जो कमेटी आती है वो आती है मुदलियार कमेटी। चेयरमैन की बात करें तो एएल मुदलियार इसके चेयरमैन थे। नाम से पता, मैंने कहा जो चेयरमैन थे उन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी जो कमेटी है उनका नाम रख दिया गया। तो एएल मुदलियार इसके चेयरमैन थे। लॉन्च कब हुई थी? 1962 में। भोर कमेटी कब आई थी? 1946 में। भोर कमेटी कब आई थी? 1946 में आई थी। ठीक है। और आपकी मुदलियार कमेटी कब आ रही है? 1962 में आपकी मुदलियार कमेटी आ रही है। ठीक है। देन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि किस नाम से अपन जानते हैं भोर कमेटी को? आप किस नाम से जान रहे थे? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी के नाम से जान रहे थे। और आपकी जो मुदलियार कमेटी है उसको आप जानते हो हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी के नाम से आप जानते हो। ठीक है फ्रेंड, यही 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस कमेटी से। अगर राजस्थान सीएचओ की बात करें तो मोस्ट ऑफ यही 3 क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब रिकमेंडेशन की भी बात कर लेते हैं। तो रिकमेंडेशन में इसने फर्स्ट कहा कि एक जो पीएससी है वो 40,000 की पॉपुलेशन को कवर करेगी। देन इसने कहा कि अपन को पीएससी को स्ट्रेंथ करना है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और रीजनल हॉस्पिटल में हेल्थ केयर जो फैसिलिटी है उनको क्या करना है? इम्प्रूव करना है। तो ये सारी चीजें किसने बताई? आपकी मुदलियार कमेटी ने बताई। ठीक है। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो देन नेक्स्ट आती है आपकी चड्डा कमेटी, जो कब आई थी? पहले चेयरमैन की बात करें तो अहमद चड्डा इसके चेयरमैन थे। लॉन्चिंग ईयर की बात करें तो 1963 में आई थी। 1946 के अंदर कौन सी आई थी? आपकी भोर कमेटी। फिर आई थी 1962 के अंदर कौन सी आई थी? आपकी जो मुदलियार कमेटी थी वो आई थी। फिर आई थी आपकी 1963 के अंदर कौन सी कमेटी आ रही है? आपकी चड्डा कमेटी आ रही है 1963 के अंदर। तो ये अपन लोगों ने अभी तक बात कर ली है। देन अगर नेक्स्ट बात करें ऑल्सो नोन एज, इस कमेटी को किस नाम से जानते हैं? तो स्टडी ऑन नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। ठीक है। देन यहाँ से जो क्वेश्चन निकल के आता है एक और ये निकल के आता है कि मेंटेनेंस फेज ऑफ मलेरिया प्रोग्राम किस जो कमेटी है उसको कहा जाता है? तो आपकी जो चड्डा कमेटी है उसी को मेंटेनेंस फेज ऑफ नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो यहाँ से आपकी चड्डा कमेटी कंप्लीट हो गई है। देन इसकी रिकमेंडेशन की बात करें तो रिकमेंडेशन में इसने कहा था कि जो बेसिक हेल्थ वर्कर होते हैं फैमिली प्लानिंग का काम भी वही करेंगे, मलेरिया प्रोग्राम का काम भी वही करेंगे, और वो 10,000 की पॉपुलेशन को क्या करेंगे? कवर करेंगे। ये किसने कहा था? आपकी जो चड्डा कमेटी थी उसने कहा था। देन बात करें पीएससी की तो इसमें कहा था कि जो पीएससी रहेगी वो मलेरिया प्रोग्राम को भी कंट्रोल करेगी। ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट आ रही है आपकी मुखर्जी कमेटी। तो मुखर्जी कमेटी कब आई थी? तो इसके चेयरमैन की बात करें तो श्री मुखर्जी इसके चेयरमैन थे। और लॉन्च कब हुई थी? ये लॉन्च हुई थी 1965 और 1966 के अंदर। बीच में आपने 1964 को क्या किया? छोड़ दिया। ठीक है। तो इसको आप याद ऐसे रखोगे BMCM। बी का मतलब भोर कमेटी, सी का मतलब मुदलियार कमेटी, एम का मतलब मुदलियार कमेटी, सी का मतलब चड्डा कमेटी, और फिर एम आ गया इसका मतलब मुखर्जी कमेटी। तो 1946, 1962, 1963, फिर 1964 को छोड़ दो, 1965 और 66। तो ये आपकी कमेटी आ गई कौन सी? नाम के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है 1946 को आपको क्या करना है? छोड़ना है। रिकमेंडेशन की बात करें तो इसने कहा कि जो मलेरिया प्रोग्राम है एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है उसके लिए आप क्या करोगे? सेपरेट स्टाफ रखोगे। जो आपकी चड्डा कमेटी थी उसने कहा था कि भाई सारे प्रोग्राम के लिए अपन एक ही स्टाफ रखेंगे, लेकिन इसने कहा कि आप क्या करोगे? इनके लिए सेपरेट स्टाफ है वो अरेंज करोगे। और जो उसने कहा था चड्डा कमेटी ने कि जो मलेरिया प्रोग्राम है वो पीएससी कंट्रोल करेगी, लेकिन आपकी मुखर्जी कमेटी कह रही है कि जो मलेरिया प्रोग्राम है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो क्या करेगी? उसको कंट्रोल करेगी। आई बात समझ में?
नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रही है आपकी जुगलवाला कमेटी। ठीक है फ्रेंड, जुगलवाला कमेटी के चेयरमैन की बात करें तो एन जुगलवाला इसके चेयरमैन थे। लॉन्चिंग ईयर की बात करें तो 1967 में आई थी, 1967 में आई थी। ऑल्सो नॉन एज की बात करें तो कमेटी ऑन इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस के नाम से भी अपन इसको क्या करते हैं, जानते हैं। रिकमेंडेशन की बात करें तो इसने कहा कि भाई जो जितना काम करेगा उसको उतनी ही पे मिलेगी, मतलब इक्वल वर्क इक्वल पे की इसने बात की थी। इक्वल वर्क की जगह क्या इक्वल पे है, मतलब जितना आप काम करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको आपकी क्या मिलेगी, पेमेंट है वो मिलेगी। और नेक्स्ट ने कहा कि जो डॉक्टर है उनकी प्राइवेट जो प्रैक्टिस है उसको क्या कर देना, अपन को बैन कर देना। प्राइवेट प्रैक्टिस के ऊपर अपन को क्या करनी है, रोक लगानी है। ये किसने कहा था, जुगलवाला कमेटी ने कहा था। ठीक है फ्रेंड, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके आ रही है कटार सिंह कमेटी। तो कटार सिंह कमेटी कब आई थी, 1972 के अंदर आपकी कटार सिंह कमेटी आई थी। चेयरमैन की बात करें तो कटार सिंह इसके चेयरमैन थे। किसका नाम से जानती है, कमेटी ऑन मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के नाम से ये जानी जाती है। रिकमेंडेशन की बात करें तो जो फीमेल हेल्थ वर्कर थे उनको एएनएम से रिप्लेस कर देंगे, जो बेसिक हेल्थ वर्कर थे उनको मेल हेल्थ वर्कर से रिप्लेस कर देंगे। एक पीएससी रहेगी वो 15 से 16 सब सेंटर को कवर करेगी, और फीमेल हेल्थ वर्कर एंड मेल हेल्थ वर्कर को सब सेंटर पे क्या किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। ये आपकी कटार सिंह कमेटी ने कहा। मोस्टली फ्रेंड जो क्वेश्चन बनेंगे इनके लॉन्चिंग ईयर से या फिर इनके अदर नेम से ही बनने वाले हैं, और इनके चेयरमैन से। मतलब स्टार्टिंग की जो 3 लाइन है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो श्रीवास्तव कमेटी की बात करें तो चेयरमैन थे इनके श्रीवास्तव, चेयरमैन थे इनके। लॉन्चिंग ईयर की बात करें तो 1975 के अंदर आई थी। और अदर नेम की बात करें तो अदर नेम कमेटी ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड सपोर्ट ग्रुप के नाम से भी अपन इनको जानते हैं। रिकमेंडेशन आपकी ये है, इनको एक बार आप पढ़ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, रिकमेंडेशन से राजस्थान क्षेत्र के अंदर क्वेश्चन है वो नहीं देखे जाएंगे। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो आता है आपका मेडिकल अबॉर्शन एंड एमटीपी एक्ट। तो मेडिकल अबॉर्शन और एमटीपी एक्ट वैसे क्लास हो चुकी है। अगर आपको ये क्लास यहाँ पर नहीं समझ आती तो वहां पर मैंने इसको डीपली बताया, तो वहां पर आप इसको विजिट कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट द इलीगल अबॉर्शन, कि क्या करना है आपको, उनको जो इलीगल अबॉर्शन होते हैं, गैर कानूनी रूप से जो अबॉर्शन होते हैं उनको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ये जो कानून है वो आपका कब आया था, 1 अप्रैल 1972 को आपका ये कानून है वो लागू हो गया था। ठीक है फ्रेंड, देन नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब है इसके अंदर संशोधन कब हुआ था, तो एक तो 1975 में हुआ था, 72 में आया था, फिर 75 में इसमें संशोधन हो गया, फिर 2002 में आया था। जो रिसेंटली इसमें संशोधन हुआ है वो 2020 में हुआ है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो अमेंडमेंट हुआ था एमटीपी एक्ट में 2020 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या नए रूल्स आए हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। प्रेगनेंसी अगर 12 सप्ताह से कम की है, मतलब एक फीमेल है वो 12 सप्ताह से कम की प्रेग्नेंट है, तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की अपन को क्या होती है, आवश्यकता होती है। मतलब एक रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो आपको एमटीपी है वो करा सकता है। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से ज्यादा की है तो 2 मेडिकल रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर की अपन को क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये तो बात हो गई कि कितने मेडिकल रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर है वो होंगे। देन बात करते हैं नेक्स्ट कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो कम से कम 25 एमटीपी को असिस्ट किए हुए हो। ये दोबारा है, इनको कट कर दो आप, कि जो 25 उनको जो एमटीपी है वो उनके द्वारा असिस्ट की हुई होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड, देन बात करें एमटीपी एक्ट 2020 के अकॉर्डिंग, तो 2020 के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि जो जेस्टेशनल लिमिट थी उसको 24 वीक कर दिया गया कि फीमेल है वो 24 वीक तक एमटीपी करवा सकती है। जो पहले कितनी थी, पहले आपकी थी 20 वीक की थी। ठीक है फ्रेंड, तो पहले 20 वीक की थी, अब उसको 24 वीक है वो कर दिया गया। तो आपको ये चीज याद रखनी है, आपको पूछा जा सकता है कि जो एमटीपी की जो जेस्टेशनल लिमिट है वो कितनी है, 20 वीक नहीं है, अभी 24 वीक उसको कर दी गई है। ठीक है फ्रेंड, देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आपका आ रहा है वैक्सीन से। वैक्सीन के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो अपन बात कर लेते हैं। तो वैक्सीन के रिगार्डिंग फर्स्ट की पॉइंट आता है कि वैक्सीन टर्म किसने दी थी, तो वैक्सीन टर्म दी थी आपके लुईस पास्चर ने।
आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वैक्सीन टर्म किसने दी तो आप बोलोगे सर लुईस पास्चर ने दी थी। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि जो वैक्सीनेशन टर्म है वो किसने दी थी, तो वैक्सीनेशन टर्म दी थी आपके एडवर्ड जेनर ने। वैक्सीन टर्म दी थी लुईस पास्चर ने, वैक्सीनेशन टर्म दी थी एडवर्ड जेनर ने। जो फर्स्ट वैक्सीन बनी थी वो कौन सी थी, स्मॉल पॉक्स थी, ठीक है फ्रेंड। और जो फर्स्ट वैक्सीन बनाई किसने थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी। आई बात यहां तक समझ में। द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स की स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब रिपोर्ट किया गया था, तो 24 मई 1975 के अंदर रिपोर्ट किया गया था। मैंने ये जो कल अपन लोगों ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा था उसके अंदर भी मैंने जो कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ी थी उसके अंदर भी मैंने ये चीज बताई थी आपको। और इंडिया के अंदर कब रिपोर्ट हुआ 1975 के अंदर रिपोर्ट हुआ था, 24 मई थी उस दिन तारीख, ठीक है। देन इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कब किया गया, तो अप्रैल 1977 के अंदर किया गया था। 75 के अंदर लास्ट केस आया था, लेकिन 77 में जाके इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री है वो डिक्लेयर कर दिया गया। ये बात होगी अपनी इंडिया की। विश्व की बात करें तो विश्व के अंदर जो लास्ट केस आया था वो 26 अक्टूबर 1977 को आया था, ठीक है। 26 अक्टूबर 1977 को लास्ट केस आया था। विश्व को स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया गया, तो 8 मई 1980 को विश्व को स्मॉल पॉक्स फ्री कर दिया गया, ठीक है। देन बात करते हैं अपन जो लाइव वैक्सीन होती है उनकी ट्रिक के ऊपर बात कर लेते हैं कि लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है। तो ट्रिक की बात करें तो ट्रिक आप लोगों की ये रहने वाली है कि बेटा बहुत तेज, राम चाचा और मोहन मुझे जोर से रुलाते हैं। कि एक बेटा है वो शिकायत कर रहा है कि बेटा बहुत तेज, राम चाचा और मोहन मुझे जोर से रुलाते हैं। तो बेटा का आप बी लोगे, बी फॉर बीसीजी हो जाएगा। तेज का आप टी लोगे, बहुत को आपको यहाँ पर भूल जाना है, ठीक है, उसका टाइफॉइड हो जाएगा। आर का राम का आर लोगे तो आर का मतलब हो जाएगा आपका रोटा वायरस। चाचा का आपका चिकन पॉक्स हो जाएगा। ओपीवी और का आपका ओपीवी हो जाएगा। मोहन का आपका मीजल्स हो जाएगा। मुझे का आपका मम्स हो जाएगा। जोर का आपका जैपनीज एंसेफेलाइटिस हो जाएगा। रुलाते का आपका रुबेला हो जाएगा। ये आपकी ट्रिक हो जाएगी किसकी, लाइव वैक्सीन की। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो किल्ड वैक्सीन की ट्रिक आती है अपनी। तो किल्ड वैक्सीन की ट्रिक अपन दो टाइप से पढ़ेंगे। फर्स्ट ट्रिक अपनी ये रहने वाली है। तो फर्स्ट ट्रिक क्या करिए, तेरे प्यार में चाचा पागल हो गया। तो तेरे का आप टाइफॉइड लोगे, प्यार का आप पी, सी का आपका कोलेरा हो जाएगा और पागल का आपका पर्टूसिस होने वाला है। देन नेक्स्ट ट्रिक की अगर पर बात करें तो नेक्स्ट ट्रिक आपकी क्या है, रवि शर्मा इंडिया होते हुए जापान गया। तो रवि का आपका रेबीज हो जाएगा, शर्मा का आपका साल्क हो जाएगा, यानी इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन हो जाएगी आपकी। इंडिया का इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, होते हुए का हेपेटाइटिस ए हो जाएगा, हुए का हेपेटाइटिस बी हो जाएगा, जापान का जैपनीज एनसेफेलाइटिस हो जाएगा। तो ये आपकी ट्रिक रहने वाली है फ्रेंड, ठीक है।